हम जो चैप्टर कर रहे थे वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर कर रहे थे। तो हमने कुछ चीज़ें सीखी थी लास्ट क्लास में। वो क्या क्या थी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ही हमारा क्या कैलकुलेट होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट होती है। और वंस वी गेट ट्रांजैक्शन वैल्यू तो फिर उसके ऊपर हम जीएसटी अप्लाई करते हैं, मतलब जीएसटी चार्ज करते हैं एंड गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराते हैं। ये चीज़ मैंने आपको एक्सेल में भी समझाया था। मैं एक बार ये एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हेयर इट इज। सो हम क्या कर रहे थे, हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, हमने कार का एग्जांपल लिया था कि अगर सप्लायर कार की सप्लाई कर रहा है 1 क्वांटिटी और उसका रेट है 5 लाख रुपीज़, तो उसके अंदर हमने ये देखा कि क्या क्या चीज़ें हम ऐड करेंगे। अब क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई तो यही हो गया 5 लाख रुपीज़ की जितने की कार सप्लाई करी है। तो उसके अंदर हम क्या क्या ऐड करेंगे जीएसटी लगाने से पहले। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी टैक्सेस या ड्यूटीज़ या कोई भी फीस है जो किसी और लॉ के अंदर लग रही है, जीएसटी को छोड़कर, जीएसटी के लॉ को छोड़कर, सिर्फ जीएसटी का लॉ थोड़ी है। अगर हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लॉज हैं, अलग अलग तरह के लॉ हैं, क्रिमिनल लॉ है, इनकम टैक्स का लॉ है, या फिर आप रोड एक्ट है हमारा, ट्रैफिक रूल्स हैं। तो बहुत सारे एक्ट एंड रूल्स हमारे बने हुए हैं अलग अलग उसमें। तो उसके अगर किसी और लॉ, जीएसटी के अलावा किसी और लॉ के अंदर कोई टैक्सेस वगैरह लगे हैं तो वो ऐड ऑन हो जाएंगे। और कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, कमीशन वगैरह, पैकिंग चार्जेस, वो ऐड ऑन हो जाएगा। अगर कोई इंटरेस्ट है, फीस है जो सप्लायर ने चार्ज किया है तो वो ऐड ऑन हो जाएगा। और उसके बाद मैंने बताया था कि अगर कोई एक्सपेंस है जो सप्लायर के बिहाफ पे रिसिपिएंट पे कर रहा है, ठीक है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। अगर इन सब चारों पॉइंट्स में अगर कंफ्यूजन है तो जो इसकी प्रीवियस वीडियो है मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर इन सारी 4 पॉइंट्स के बारे में अगर आपको डिटेल्ड, अगर आपने कल की लास्ट क्लास मिस की थी तो आप यूट्यूब पे आप फास्ट फॉरवर्ड देखना, ठीक है। यूट्यूब पे आप जब भी अगर कोई वीडियो देखो, जो मेरे लेक्चर देखो, तो आप फास्ट फॉरवर्ड देखना, मतलब उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देना। स्पीड होती है ना 1.5x 2x, तो इस तरह से स्पीड को इंक्रीज करके आपका बहुत जल्दी, मतलब आप हाफ टाइम में ही आप पूरा का पूरा लेक्चर कवर कर लोगे। तो ये चारों पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में कवर किए थे, तो आप उस वीडियो में जाके देख लेना। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमने आज क्या करना है। तो आज हमें कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं वो एक बार ही देख लेते हैं स्क्रीन पे। ये सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। उसके बाद मैंने ये वाला पॉइंट भी कवर कर दिया था, सेक्शन 15(2) का, जो एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय रिसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। अगर सप्लायर के बिहाफ पे रिसिपिएंट पे कर रहा है तो वो भी ऐड हो जाता है। उसके बाद और कौन सी चीजें ऐड होंगी, वो है ये, अगर कोई सब्सिडी है, कोई सब्सिडीज दी जा रही हैं, राइट, अगर कोई सब्सिडीज हैं। अब सब्सिडीज का मतलब आप जानते हो क्या होता है, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अदर देन सब्सिडीज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। देखो, अगर कोई भी ऐसी सब्सिडी दी गई है उस प्रोडक्ट के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तभी उसका प्राइस में से लेस करोगे ना। सब्सिडीज क्या होती हैं, सब्सिडीज होती है रिलैक्सेशन, कि हमने उस प्राइस को कम कर दिया। जैसे अगर आप एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर सब्सिडी मिलती है आपको। अब मुझे एग्जैक्ट तो अमाउंट नहीं पता, शायद से वो 700 रुपीज लेके जाता है और 200 रुपीज की, मैं रफली अमाउंट बता रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो एक बारी कमेंट में लिख दो। तो कुछ रफली वो 700 रुपीज लेके जाता है और एक्चुअल और 200 रुपीज की सब्सिडी हमारे अकाउंट में आ जाती है।
तो सब्सिडीज का मतलब क्या होता है? सब्सिडीज मतलब होता है रिलैक्सेशन, कि किसी भी चीज पे रिलैक्सेशन मिलती है। आपको पता है कि हमारे जो पेट्रोल है, जो आप पेट्रोल डलवाते हो उस पे भी वो सब्सिडाइज्ड है वो, है ना, लेकिन फिर भी आप सबको महंगा लगता है वो। आप सबको क्या, मेरे को भी महंगा ही लगता है कि पेट्रोल महंगा लगता है हमें, फिर भी हमें महंगा लगता है। बट अगर आप एक्चुअल में आप उसका बैकग्राउंड समझोगे तो जो एक्चुअल में जो पेट्रोल होता है वो इंपोर्ट करवाया जाता है। और कौन सी कंपनी उसको इंपोर्ट करवाती है? ओएनजीसी। ओएनजीसी कंपनी है जो उसको इंपोर्ट करवाती है इंडिया के अंदर। तो उसके बाद जब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी वगैरह देती है तो जाके वो रेट मिलता है। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी कम कर देती है तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और अगर सब्सिडी बढ़ा देती है तो पेट्रोल के प्राइसेस लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है अगर कोई भी ऐसी सब्सिडी दी गई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही, यहाँ पे अदर देन लिखा हुआ है, देखो, ऐसी सब्सिडीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई सब्सिडी है। यानी क्या मतलब, लेट्स से कोई कंपनी, जैसे कोई कंपनी है, जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग के मैं बात कर रहा हूँ, जैसे होंडाई कंपनी है। होंडाई कंपनी क्या कर रही है, जानबूझ के मतलब जीएसटी से बचने के लिए, जब आपको जीएसटी से आप बच रहे हो, जीएसटी से जानबूझ के बचने के लिए उसने क्या किया, उसने ये स्टार्ट कर दिया बोलना कि मैं अपनी कार पे सब्सिडी दे रही हूं। ठीक है, तो 5 लाख रुपीस की कार है तो मैं 1 लाख की सब्सिडी दे रही हूं, 4 लाख की मैं बेच रही हूं। तो यार अगर एक बात बताओ ना, अगर आपको बेचनी थी, डायरेक्टली बेचनी थी, तो आप 4 लाख की डायरेक्टली बेचो ना। आप ये घुमा क्यों रहे हो? आप ये बात समझने की कोशिश कर रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं? अगर आपको सेंस समझ में आ रही होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई सब्सिडीज यहाँ पे आपको वापस ऐड करनी पड़ेगी। अगर कोई भी ऐसी सब्सिडी है, यहाँ पे आप ऐड करोगे सब्सिडी, सब्सिडी गिवन बाय, या सब्सिडी गिवन अदर देन का मतलब क्या होता है? अदर देन का मतलब होता है सब्सिडी गिवन अदर देन सब्सिडीज बाय गवर्नमेंट। मतलब ऐसी कोई सब्सिडी दी गई जो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं दी जा रही, ये वो वाली सब्सिडीज है। तो उसको भी आप क्या करोगे, आप वैल्यू के अंदर ऐड कर दोगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे जितनी ज्यादा चीजें ऐड होती जाएंगी इसका मतलब उतनी ज्यादा जीएसटी इंक्रीज होता जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे, जैसे अगर लेट्स से इसको प्राइस, जो उसका सप्लायर है वो जानबूझ के प्राइस को लेस करना चाहता था, ठीक है, तो वो डायरेक्टली नहीं कर पा रहा था, इनडायरेक्टली वो करने की कोशिश कर रहा है कि बोल रहा है कि मैं सब्सिडी दे रहा हूं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कोई सब्सिडी होगी, जैसे 20,000 की सब्सिडी दे रहा है, तो सब्सिडी को आपको वापस ऐड करना पड़ेगा। बट अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी आ रही है तो वो आप लेस कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से एक्चुअल में कोई सब्सिडी आ रही है तो वो आप लेस कर लोगे। यानी जितने भी जो ये आपके ये जो हैं, ये जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो एचपी का जो गैस सिलेंडर आता है, या फिर और भी भारत गैस का भी सिलेंडर आता है, जिनके घर वो नहीं है, जो मतलब जिनके घर सिलेंडर्स आते हैं वो जानते होंगे। तो जिनके घर ऐसा कोई सिलेंडर आता है तो वो किस रेट पे वो दिखाते होंगे, वो सब्सिडाइज रेट पे दिखाते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो सब्सिडी मिल रही है वो गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही है, ठीक है। करंट सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 240 रुपीज है। पीयूष शर्मा, ओके। शुभम अग्रवाल, सर इसमें कंज्यूमर का क्या फायदा, सब्सिडी का ऐड हुआ या नहीं? देखो इसमें कंज्यूमर का कोई फायदा नहीं हुआ। कंज्यूमर का फायदा देखो, ये देखो क्या है, मैं एज अ मैन्युफैक्चरर एक बात समझने की कोशिश करूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं अपनी कार को ना सस्ते में बेचना चाहता था, है ना। मैं 5 लाख की बेचना नहीं चाहता, मैं 4,80,000 की बेचना चाहता हूं, मतलब 20,000 लेस बेचना चाहता हूं। बट किसी भी जैसे कोई भी हो सकता है कि किसी भी रीजन के कारण, XYZ रीजन के कारण मैं उसको सस्ते में नहीं बेच पा रहा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनडायरेक्टली ना उसका प्राइस को लेस करने की कोशिश कर रहा हूं,
ताकि मैं जीएसटी से बच सकूं। क्योंकि अगर मैंने सब्सिडी दे दूंगा, मैं सब्सिडी के नाम पे मैंने क्या किया, सब्सिडी दे दी, और मैं ही दे रहा हूं, मेरी कंपनी है और मैं ही सब्सिडी दे रहा हूं। सब्सिडी तो कोई और दे, गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए ना। तो मैं सब्सिडी कोई ऐसा कुछ, मतलब गवर्नमेंट कहना चाहती है अगर आप किसी भी कोई इनडायरेक्टली आप अपने प्राइस को कम करना चाहोगे, ठीक है, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ कि आप जीएसटी से बचना चाहते हो, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहोगे तो आपका क्या होगा, आपके ये जो बिल के अमाउंट में ये सब्सिडी जो आपने दी है वो ऐड हो जाएगी वापस। ठीक है, यहां पे ये ले लो ना, ये लो 5 lakhs लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पे 5 lakhs में से लो, ये यहाँ पे उसको वो ले लो 4,80,000 ले लो, इसको 4,80,000 ले लो। ठीक है, अब तो ठीक है, मतलब अगर किसी पर्सन ने 4,80,000 लिया था, ठीक है, सब्सिडी देकर, तो अब वापस आप 20,000 ऐड कर दोगे ताकि आपके जो अमाउंट हो जाएगा वो वापस कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। 4,80,000 प्लस में 20,000 जो आपने सब्सिडी इनडायरेक्टली देने की कोशिश की थी, तो वापस वो ऐड बैक कर देंगे उसके अंदर, तो आपका मतलब वापस आपका 5 लाख रुपीस का वो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। और चीजें देखते हैं और कौन सी ऐड हो सकती हैं, बस यही है, ये 5 चीजें हैं जो आपकी ऐड होंगी, ये 5 डिफरेंट थिंग्स हैं जो आपकी ऐड होनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एक्सक्लूड क्या होंगी। एक्सक्लूड का मतलब लेस क्या होंगी, एक्सक्लूजन क्या है। एक्सक्लूजन है आपका डिस्काउंट, एक्सक्लूजन के अंदर आता है आपका डिस्काउंट। अगर कोई भी आप डिस्काउंट दे रहे हो तो वो आ जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूजन सिर्फ एक ही है आपका, वो है आपका डिस्काउंट। अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट आपका लेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली के टाइम पे उन्होंने एक डिस्काउंट ऑफर रख दिया कि हम क्या करेंगे, हम आपको 50,000 रुपए का हमसे कोई भी कार परचेज करो, हम आपको 50,000 रुपीज का डिस्काउंट देंगे, या इतने % का डिस्काउंट देंगे, या दिवाली ऑफर, धनतेरस ऑफर, इस टाइप के ऑफर निकाल देते हैं ना। तो अगर कुछ ऐसा कुछ डिस्काउंट दिया गया तो आप यहाँ से लेस करवा लोगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं नेगेटिव में ले लेता हूँ फिगर को, ताकि मेरा जो आंसर आए वो लेस हो जाए यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है। देखो, तो डिस्काउंट आप यहाँ पे कोई किसी भी तरह का जो डिस्काउंट दिया जा रहा होगा, देखो डिस्काउंट और सब्सिडी से कंफ्यूज मत होना। गवर्नमेंट ये कहने की कोशिश कर रही है, देखो अगर आपको डिस्काउंट देना है तो डायरेक्टली दो ना, ये क्या मतलब ये अननेसेसरी आप इनडायरेक्टली आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, आप कि सब्सिडी हम दे रहे हैं। सब्सिडी सिर्फ सब्सिडी देने का हक हमारा है, किसी और का नहीं है। तो बस यही है, इसको इतना सीरियस मत लेना इस चीज को। डिस्काउंट अगर आपको प्राइस कम ही करने हैं तो आप डिस्काउंट देके प्राइस कम कर लो ना, तो डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगा, ओके, तो ये सारी चीजें मैं, हाँ ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ये सारी चीजें जब आप क्या करोगे, ये आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आप क्या ऐड करोगे, आप ये सारी चीजें ऐड करोगे। इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं, इसको लेस करोगे, डिस्काउंट को लेस करोगे, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी आ जाएगी। यस, फिर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू आ जाएगी। जब ये सब आप करने के बाद, ये सारे मंथन करने के बाद आप क्या करोगे, फिर आप जीएसटी चार्ज करोगे। जीएसटी जो भी है 28%, जैसे जो भी रेट हुआ 28% कर लेते हैं हम कि यहाँ पे 28% है, तो 28% आप इस पे चार्ज करोगे और आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा। मतलब ये चार्ज करोगे आप, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें इनवॉइस वैल्यू निकालनी है, इनवॉइस वैल्यू नहीं निकालनी, हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जीएसटी निकालना है। तो जीएसटी पेबल कितना बना है, यहाँ पे कितना बन जाएगा जीएसटी, गवर्नमेंट को कितना सबमिट कराना है, 1 लाख
₹37,480। तो ये हमारा जीएसटी बनेगा जो हमें पे करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर आईटीसी होगा तो वो अलग बात है, आईटीसी फिर लेस कर देंगे, तो वो तो वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मतलब लाइबिलिटी हमारी ये बन जाएगी। ये समझ में आया? डन का मैसेज दे दो। बिल्कुल, देखो सिंपल चीजें हैं बिल्कुल। सर सब्सिडी और डिस्काउंट में फर्क क्या है? अभी बताया तो सही। सब्सिडी डिस्काउंट, देखो सब्सिडी गवर्नमेंट ये कह रही है सप्लायर से कि अगर आपको प्राइजेस कम करने हैं तो आप डिस्काउंट देके कम कर लो, ठीक है। बट सब्सिडी का बहाना मत लगाओ कि हम सब्सिडी वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि सब्सिडी का जो सेंस होता है ना वो अलग होता है। क्या डिस्काउंट और सब्सिडी में फर्क नहीं होता? सब्सिडी किस पे दी जाती है? सब्सिडी दी जाती है नेसेसरी चीजों पे, जो नेसेसरी थिंग्स होती हैं उन पे सब्सिडीज दी जाती हैं, सब पे नहीं दिया जाता। अगर आप ध्यान दो जो जैसे जो गैस सिलेंडर है वो क्या है? नेसेसरी है, तो उस पे सब्सिडीज दी जाती हैं, ठीक है। डिस्काउंट और सब्सिडी में फर्क होता है। सब्सिडी इन सब चीजों पे दिया जाता है। या फिर हाउस पे, जब आप कोई हाउस वगैरह खरीदते हो तो उन पे भी कभी कभार कोई कंसेशन वगैरह मिल जाती है। अगर आप कुछ अप्लाई करते हो तो कुछ कंसेशन वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो उस पर भी आपको डिस्काउंट उस पर भी सब्सिडी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो सब्सिडी का कॉन्सेप्ट ही अलग है, तो आप सब्सिडी का नाम यूज नहीं कर सकते, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आया था, 15 मार्क्स का आया था। ये पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना था, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना था कि सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होती है। तो इसके अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स बताने थे कि ये वाले सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना था कि ये टैक्सेस एंड ड्यूटीज, चार्जेस अदर देन जीएसटी, फिर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट फीस चार्ज, एक्सपेंसेस paid by recipient or on the behalf of supplier, subsidy given other than subsidies by government, और डिस्काउंट लेस कर देना। फिर उसके बाद में ये पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना था। ये तो मैंने एक समरी फॉर्म में मैंने लिखा है ना, बट आपको इसको एक्सप्लेन करना था विद एग्जांपल, क्योंकि 15 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली आपको डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। आई होप समझ में आएगा आपको ये पॉइंट्स। अब बाकी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि सेक्शन 15 का जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होती है। उसके लिए दो कंडीशंस थी, आपको याद होंगी। एक कंडीशन थी कि रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन। प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन का मतलब क्या था इन शॉर्ट में, कि उसके बदले में आप प्राइस देना चाह रहे हो, ठीक है। यानी आपको प्राइस पता है उसका कि ये इतने रुपए का है, इतने रुपीस का है, और आप वो पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये वो चीज था। बट अगर ऐसा कोई केस आपके सामने आ जाता है जहां पे आपका जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इन केस वेयर प्राइस इज नॉट अ सोल कंसिडरेशन, यानी जो प्राइस है वो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि बदले में क्या दे रहे हो, तो वहां पे प्राइस नहीं है, तो ये वो वाला केस है। तो उस केस में क्या लगेगा? उस केस में रूल 27 लगता है। उस केस में रूल 27 लग जाता है, सेक्शन 15 नहीं लगेगा, रूल 27 लग जाएगा। तो रूल 27 क्या कहता है? रूल 27 कहता है कि अगर आप कंसिडरेशन इफ गिवन पार्टली और फुली इन नॉन मॉनेटरी। अच्छा, सोल कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ? सोल कंसिडरेशन का मतलब सिंपल यही हुआ कि आप ना बदले में, जैसे लेट्स से आप कार परचेज करने गए, तो कार परचेज करने के लिए आपने क्या किया, आप बदले में ना प्राइस नहीं दे रहे हो उसको। आप क्या कर रहे हो? आप बदले में उसको बोल रहे हो यार एक काम कर, मेरी ना रोलेक्स की वॉच है
या फिर जैसे डाउन पेमेंट के लिए अब कार परचेज करने के लिए क्या यार, कार तो थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, फिर उसको कम हो जाएगा। हम कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से टेलीविजन। अब टेलीविजन परचेज करने गए हो, अब टेलीविजन समथिंग आएगा कि 30-40,000 का टेलीविजन आएगा। तो आप जब क्रोमा में आप या फिर आप रिलायंस डिजिटल में गए आप परचेज करने के लिए टेलीविजन, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि यार मेरे पास पैसे तो नहीं है, बट एक काम करो, मेरे पास आईफोन है मेरे पास, ठीक है, तो ये आईफोन मैंने अभी 2-3 महीने भी नहीं हुए, एक काम करो मुझे ये टीवी दे दो, ये मेरा आईफोन रख लो। तो ये वही केस है जहां पे प्राइस इज नॉट अ सोल कंसिडरेशन, जहां पे प्राइस कैलकुलेट, यहां पे प्राइस नहीं दिया जा रहा उसके बदले में कुछ नॉन मॉनेटरी फॉर्म में। देखो, या तो प्राइस दिया जा रहा है हाफली, पार्टली दिया जा रहा है, यानी फुल्ली नहीं दिया जा रहा, या फिर नॉन मॉनेटरी फॉर्म में दिया जा रहा है। नॉन मॉनेटरी फॉर्म समझते हो, वही वाला। आप बदले में मॉनेटरी थिंग्स नहीं दे रहे, आप मतलब आप कैश नहीं दे रहे बदले में, या प्राइस नहीं दे रहे, आप क्या दे रहे हो, कुछ सामान दे रहे हो। तो उस केस में आपका जो टेलीविजन है, अब जो भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसका वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट होगी, तो वैल्यूएशन उसकी ऐसे कैलकुलेट होगी। ये 4 पॉइंट्स है जो उसके वैल्यूएशन के लिए वैल्यूएशन को बताते हैं। ये 4 पॉइंट्स है जो वैल्यू को बताते हैं। अभी कौन कौन से पॉइंट है एक बार ही देख लेते हैं, ठीक है। केस समझ में आ गया आपको, केस कौन सा है? देखो, जहां पे अगर आप प्राइस दोगे, अब आप क्या कहते हैं, आपने पेमेंट कर दी, चाहे वो कैश से पेमेंट करी, चाहे आपने चेक से पेमेंट कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर सारी कंसीडर हो जाएगा। तब तो लगेगा आपका सेक्शन 15 जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप बदले में आप कैश नहीं दे रहे, कैश के अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है, मैं सारी चीजें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, बैंक वगैरह सब कुछ इंक्लूड नहीं कर रहा, तो अगर आप वो नहीं दे रहे या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में दे रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो रूल 27 लगता है। तो रूल 27 कैसे कहता है? ये बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इस तरह से कैलकुलेट होगी। किस तरह से कैलकुलेट होगी? सबसे फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं ये इसीलिए से एग्जांपल दे लो यार, कि आप रिलायंस डिजिटल गए टीवी परचेज करने के लिए, तो आपने क्या किया, उसको बदले में आईफोन दिया है अपना, ठीक है, और टीवी ले आए। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, जो रिलायंस डिजिटल है उसकी वैल्यू क्या लगाएगा, उस सप्लाई की वैल्यू क्या लगाएगा, मतलब बिल में कितना वैल्यू लिखेगा वो। तो अब आप बोलोगे सर उसमें दिक्कत ही क्या है? उसमें तो हमें पता ही है ना कि टीवी कितने का होगा, रिलायंस डिजिटल को पता ही होगा ना कि टीवी कितने का है, उसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे एक बताओ, अगर कोई ऐसा केस हुआ जिसके अंदर जो टीवी था उसकी वैल्यू थी 30,000 की, बट रिलायंस ने जानबूझ के जीएसटी से बचने के लिए उसको प्राइस को 30,000 ना दिखा के 10,000 दिखा दिया, 5,000 दिखा दिया, तो उस केस में क्या करोगे? देखो, जहां पे तो वो सही प्राइस चार्ज कर रहा है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी? ये रूल्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है? एक बात बताओ ना, जब ट्रैफिक रूल्स आप फॉलो कर रहे हो तो दिक्कत ही नहीं है, आप रेड लाइट पे रुक गए कोई दिक्कत नहीं है। ये रूल्स पता ही होने चाहिए ना हमें। गोल्ड, प्लैटिनम, मेटल्स मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी? ये नॉन मॉनेटरी है, मॉनेटरी नहीं है। कभी आपने देखा है कि कभी ऐसा हुआ है कि जब आप टीवी परचेज करने गए तो आपको उसको गोल्ड का कॉइन दे के आ गए उसको? जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर जो हमारी करेंसी चलती है, करेंसी के लिए बोलते हैं हम, चाहे वो करेंसी चाहे ई करेंसी हो, ई करेंसी समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी हो, चाहे वो आपकी जो फिजिकल करेंसी हो, उसकी बात कर रहे हैं हम गोल्ड प्लैटिनम वगैरह की बात नहीं कर रहे। कभी ऐसा हुआ है? आप खुद ही सोचो ना कि आप कुछ परचेज करने गए हो और गोल्ड का कॉइन लेके चले गए हो, हाँ चलो ठीक है भैया, उसको गोल्ड का कॉइन दे के आ रहे हो, ऐसा नहीं होगा ना।
सर बिग बाजार में भी पुराने क्लोथ्स देके न्यू क्लोथ्स का ऑफर होता है। हाँ, उसका भी केस ले सकते हो, ठीक है, जहां पे नॉन मॉनेटरी थिंग्स आ गई, सिंपल सी बात है। तो उस केस में जो वैल्यू है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे? वैल्यू हम क्यों कर रहे हैं? वैल्यू का मतलब यही है जो मैंने आपको एक्सेल में समझाया था। यहाँ पे हम वैल्यू ये रखते हैं, क्योंकि हमारी जब वैल्यू ऑफ सप्लाई जब हमें पता होगा तो ही तो हम ट्रांजेक्शन वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। और ट्रांजेक्शन वैल्यू ये तो वैसे सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग है, जिसके अंदर कुछ ऐड करना होता है, किसी कुछ लेस करना होता है, लेकिन बाकी रूल्स के अंदर कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपका जो डायरेक्ट जो वैल्यू होगी वही आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, और उसके अंदर आप जीएसटी ऐड कर दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या करा है, आपको क्या वैल्यू लेनी है? सबसे पहले बोल रहा है ओपन मार्केट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी जो उस प्रोडक्ट की जो सप्लायर उसको सेल कर रहा है उसका जो ओपन मार्केट वैल्यू होगा। ये मतलब नहीं है कि वो कितना चार्ज कर रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो 30,000 का जो टीवी है वो जानबूझ के 10,000 का शो कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट क्या टेक करेगी उसको? गवर्नमेंट उसको अज्यूम करेगी हम तो ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे कि जो मार्केट के अंदर उस टीवी की क्या वैल्यू है, जर्नली वो कितने का बिकता है। मैंने आपको याद हो इन फर्स्ट क्लास में मैंने आपसे ये भी पूछा था कि मैंने कुछ मोबाइल फोन के कुछ फीचर्स पूछे थे, और आप सबका मोस्टली का सबका यही आंसर आया था कि 15 to 20,000 में ही सबने बताया था। तो आप कैसे बता पा रहे थे? ओपन मार्केट वैल्यू की वजह से तो बता रहे थे आप। याद आया जब मैंने मोबाइल फोन के फीचर्स आपसे पूछे थे, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही आंसर दिया था कि 15 to 20,000 के रेंज में ही उन्होंने रेट बताया था। आप कैसे बता पा रहे हो? आप ओपन मार्केट वैल्यू की वजह से तो बता पा रहे हो। तो सेम यहाँ पे गवर्नमेंट भी यहाँ पे वही चीजें लेती है। गवर्नमेंट ने क्या लिया? ओपन मार्केट वैल्यू। सबसे पहले बोला है कि ओपन मार्केट वैल्यू हुई हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अगर ये नहीं पता, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता, वैसे तो जर्नली पता होता है, बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, ऐसा हो सकता है ना कि कोई, वैसे तो आजकल के टाइम पे ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसके कोई अल्टरनेटिव ना हो। अगर लैपटॉप्स हैं तो लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इतनी सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है जो लैपटॉप मैन्युफैक्चर करती है। मोबाइल फोन के अंदर भी इतना कंपटीशन है, तो ज़्यादातर प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन ही कंपटीशन है। बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, मान लो कल को कोई ऐसा कोई हो भी सकता है, कोई एग्जिस्टिंग भी हो कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, तो उस केस में उसकी ओपन मार्केट वैल्यू तो कैलकुलेट हो नहीं पाएगी। तो फिर कौन सी वैल्यू लोगे आप? अगर ये वाला फर्स्ट पॉइंट अगर एप्लीकेबल नहीं हो पाया तो आप कहां जाओगे? आप सेकंड पॉइंट पे जाओगे, आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाओगे। अगर ये फर्स्ट पॉइंट अगर एप्लीकेबल नहीं हुआ, अगर आप ओपन मार्केट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो आप सेकंड पॉइंट पे जाओगे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी और एनी सच फर्दर अमाउंट इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी। If open market value is not available, such amount is known at the time of supply। मतलब ये क्या कह रहा है? अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता तो आपको बदले में क्या मिल रहा है, समझ रहे हो? उसके बदले में क्या मिल रहा है आपको, उस प्रोडक्ट के बदले में, जो आपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो उसके बदले में क्या मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि उसके बदले में जो भी चीज मिल रही होगी ना, तो उसकी वैल्यू ले लो आप, है ना। जैसे लेट्स से उस जो टेलीविजन है, उस टेलीविजन का हमें ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता। वैसे तो ज्यादातर पता ही होता है कि यार ये कितने का होगा, ये तो पता ही होता है। अगर नहीं पता तो नेक्स्ट क्या है कि आप उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। तो उसके बदले में मुझे मिल रहा है आईफोन, तो आईफोन की क्या वैल्यू है, उस जो वो आईफोन जो मेरे को मिल रहा है बदले में उसकी क्या वैल्यू है, वही क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब और चीज देखो, अगर ये सेकेंड पॉइंट भी एप्लीकेबल नहीं हो पाता तो उसके बाद हमें कहां जाना है? उसके बाद रूल 27 ये बोलता है कि फिर ये वाला क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक काइंड क्वालिटी। लाइक काइंड क्वालिटी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सेम मार्केट के अंदर वो वाला जो प्रोडक्ट है जो आप सप्लाई कर रहे हो उसके सेम बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट कोई ऐसा है तो उसका रेट क्या चल रहा है, ठीक है। देखो ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब तो था कि उसी प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर क्या वैल्यू होगी, और लाइक काइंड क्वालिटी का मतलब है कि अगर मार्केट में उसी के जैसा कोई सेम प्रोडक्ट है तो उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है इस वक्त, वो वाला। छोटा सा डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है,
अब बोल रहे होगे सेम सेम लग रहा है, छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे उस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट एप्लीकेबल नहीं हुए तो फिर कैसे कैलकुलेशन करनी है आपको? आपको कैलकुलेशन करनी है रूल 30-31 के अकॉर्डिंग। बाप रे, मतलब पहले रूल 27 ने ये बोला कि ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो क्या करो, जो उसके बदले में जो मिल रहा है उसकी वैल्यू ले लो, वो भी नहीं है तो क्या करो, अगर उसके जैसा सेम प्रोडक्ट कोई मार्केट में है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम कोई प्रोडक्ट अगर कोई मार्केट में है किसी और कंपनी का, तो उसकी वैल्यू ले लो। अगर वो भी नहीं है तो फिर किसके पास, रूल 27 ने किसके पास भेज दिया, रूल 30 और रूल 31 के पास भेज दिया। रूल 27 ने बोल दिया कि भैया अगर ये तीनों भी नहीं पता आपको तो एक काम करो, रूल 30-31 के पास चले जाओ, वो बता देगा आपको। अब रूल 30-31 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अब रूल 30-31 के पास चलते हैं डायरेक्टली। अभी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ये पूरा दिया हुआ है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको पढ़ना होगा मैं आपको स्लाइड भेज चुका हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो क्या कहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना, और आपके पास मैं नोट्स भी वैसे मैं भेज चुका हूँ, तो आपको पढ़ना होगा तो इसको पढ़ लेना। ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती है, लाइक एंड काइंड और क्वालिटी क्या होती है, इसमें समझा चुका। रूल 30-31 क्या कह रहा है, तो जैसे मैंने बोला रूल 27 कहाँ भेज देता है आपको, आपको रूल 30-31 के पास भेज देता है। अब रूल 30-31 क्या कह रहा है, 30 कहता है सबसे पहले आप जाओगे किसके पास, 30 के पास जाओगे। 30 बोलता है कि आपको वैल्यू करनी है बेस्ड ऑन कॉस्ट, तो कह रहा है कि जितनी भी आपकी कॉस्ट होगी, कॉस्ट का अगर आपको, मतलब वो पहले जो 3 पॉइंट थे अगर उसके हिसाब से आप नहीं बता पा रहे तो आप कैसे कैलकुलेट करो, कॉस्ट का 110% ले लो, सिंपल। अगर कॉस्ट है उसकी लेट्स से 20,000 तो 20,000 का 110% कर दो, कितना हो जाएगा 22,000, फिर उसका वैल्यू हो जाएगा। सिंपल था बिल्कुल। आई थिंक मेरे को यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। रूल 30 सिर्फ इतना बोल रहा है कि हम वैल्यू करेंगे जितनी कॉस्ट लगी ना उस प्रोडक्ट की, बस हमें वो बता दो। कॉस्ट आपकी लगी है 20,000 तो वैल्यू हो जाएगी उसकी 110%, यानी प्रॉफिट एक तरह से 10% ऐड ऑन करके चल रहे हैं। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रूल 31 क्या है, देखो अगर रूल 30 भी नहीं बता सकते आप, कॉस्ट भी नहीं है, देखो ऐसा तो वैसे प्रैक्टिकली होता नहीं है, इतनी ज्यादा चीज आप इतने सारी चीजें आपको ना पता हो। और अगर ऐसा है कि आपको रूल 30 भी नहीं आप लगा पा रहे, आपको कॉस्ट भी नहीं पता, तो आप क्या लगाओगे, आप रूल 31 लगा दोगे। रूल 31 क्या बोलता है, रूल 31 कहता है रीजनेबल बेसिस। उसके बाद तो उसने हार ही मान ली, कहता है कि भैया आपको जो लग रहा है ना वो लगा लो, बात ही खत्म, हम कुछ कह ही नहीं रहे। गवर्नमेंट कह रही है कि हम कुछ कह ही नहीं रहे, आपको जो रीजनेबल लग रहा है आपको, है ना, जो आपको रीजनेबल लगता है वो आप लगा लो। बट रीजनेबल लगाना, रीजनेबल का मतलब ये नहीं है कि आप अनरीजनेबल लगाओ। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो, एक रीजनेबल लगाना उसका प्राइस, अगर आप लगाओगे भी तो उसकी इंपॉर्टेंस देखना कि क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है, कि आप कुछ ऐसा तो नहीं कर सकते कि कोई टेलीविजन है और उस टेलीविजन को आप बेच रहे हो 10 रुपए में, 100 रुपीज में उसको बेच रहे हो, मतलब एक्चुअल में तो आप महंगाई बेच रहे होगे, लेकिन आप बिल के अंदर शो कर रहे हो क्योंकि उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप उसको 10 रुपीज में बेच रहे हो, 100 रुपीज में बेच रहे हो। ऐसा भी मत करना, एक रीजनेबल प्राइस ले लेना, ठीक है। तो रूल 27 समझ में आया होगा आपको, रूल 30 समझ में आ गया होगा, और रूल 31 भी समझ में आ गया होगा। यहां तक समझ में आया तो मुझे डन का मैसेज दो फटाफट। फिर उसके बाद हम रूल 28 करते हैं। ओके, दिबांकुर, मुस्कान डन, सागर दुरेजा डन, ठीक है। और मैं थोड़ा सा फास्ट इस वजह से, साहिल डन, मैं फास्ट इस वजह से भी चल रहा हूँ, मैं ज़्यादा, अगर आपने देखा होगा मैं ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि वही है, मैं इसकी वीडियोस जो कैप्चर करके मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो अगर आपको दोबारा से देखना होगा तो आप क्या करना, फास्ट फॉरवर्ड करके आप इसको दोबारा से लेक्चर को आप देख सकते हो। और ये लेक्चर्स आपको बिलीव मी आपके एग्जाम टाइम में बहुत काम आएंगे, ठीक है। अगर एग्जाम टाइप में आप एक एक चैप्टर को जैसे आप फास्ट फॉरवर्ड करके आधे घंटे में कवर कर लोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल हो जाएंगे, सारे के सारे
जो भी मैंने क्लास में करवाया, आपने जो भी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी एग्जाम के अंदर। तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप बुक्स वगैरह उठाओ और अपना टाइम वेस्ट करो। तो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड पे आप अपना मतलब कवर कर सकते हो सिलेबस का भी। तो रूल 28 क्या है? रूल 28 बोलता है कि अगर सप्लाई हो रहा है बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन मैंने समझाया था, डिस्टिंक्ट पर्सन और कोई नहीं, वही आप ही का कोई दूसरा बिजनेस, उसे डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं। यानी यहाँ पे रूल 27 किस लिए था? कि जब प्राइस सोल कंसिडरेशन ना हो। रूल 28 किस लिए? रूल 28 है कि जहाँ पे आप रिलेटेड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो यहाँ पे भी सेक्शन 15 नहीं लगेगा, रूल 28 लगेगा। और लेस देन 1 मिनट बचा है, मैं इसको कवर करता हूँ क्लास ओवर होने के बाद दोबारा से। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हमारा रूल 28। रूल 28 क्या कहता है? रूल 27 समझ में आ गया आपको, रूल 30 समझ में आ गया, रूल 31 भी समझ में आ गया। रूल 28 क्या बोलता है? रूल 28 बोलता है कि रिलेटेड पर्सन के साथ अगर आप डील कर रहे हो, मैंने सेक्शन 15 में ही मैंने आपको समझाया था कि दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए और रिलेटेड पर्सन ना होना चाहिए, तभी सेक्शन 15 लगेगा। ठीक है, बट जहां पे रिलेटेड पर्सन आ जाएगा वहां पे सेक्शन 15 नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा? अब ये सेक्शन 15 क्या है? सेक्शन 15 वही है जो मैं एक्सेल पे करा रहा था। और रूल 28 क्या बोलता है? रूल 28 बोलता है, देखो सेम रूल 27 की तरह ही है, थोड़ा सा ही है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। रूल 28 क्या बोलता है? बोलता है कि अगर आप क्या करो, जब भी आप किसी रिलेटेड पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, तो आप ओपन मार्केट वैल्यू लो, जो भी प्रोडक्ट की ओपन मार्केट वैल्यू है, यानी अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकने जाए तो कितना उसका चार्ज, मतलब कितना आप चार्ज करोगे उसको, आप कितना चार्ज कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो वो प्रोडक्ट अगर मैं मार्केट में बेचूंगा तो वो कितने का वो बेचा जाएगा, उसे कहते हैं ओपन मार्केट वैल्यू। समझ में आ गया? ठीक है, आप तो जो मर्जी चार्ज कर लो ना, आप हो सकता है कि जो आपका प्रोडक्ट है आप सिर्फ 10 रुपए चार्ज करो जीएसटी बचाने के लिए, एक्चुअल में तो आप कैश में पेमेंट ले लेते हो और 10 रुपए आप बिल के अंदर दिखा रहे हो 10 रुपए, आपके कहने से कुछ भी नहीं चलेगा। जो प्रोडक्ट की ओपन मार्केट वैल्यू होगी हम वो लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? सेकंड बोल रहा है अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता, नॉट अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? लाइक काइंड क्वालिटी, वही वाला सेम जैसा रूल 27 बोल रहा था। अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता तो जो उसके सिमिलर, उसके जैसा बिल्कुल सेम टू सेम कोई प्रोडक्ट अवेलेबल हो मार्केट के अंदर और वो कितने का बिक रहा है, वो वाला ले लेंगे। जस्ट सेकेंड, आई थिंक वॉइस में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो वाला ले लेंगे। ठीक है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि अगर आप इन दोनों के हिसाब से भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं, अगेन बोल रहा हूँ रिलेटेड पर्सन के साथ, आप रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ, डिस्टिंक्ट पर्सन होता है आप ही की कोई दूसरा बिजनेस, उसके साथ डील कर रहे हो, तो कौन सा लेना है? पहला ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी सेकंड, और थर्ड अगर आप इन दोनों के हिसाब से भी कैलकुलेट नहीं कर पाए तो किसके पास रूल 28 किसके पास भेज रहा है? रूल 30-31, ये पढ़ चुके हो आप। रूल 30 बोलता है कि कॉस्ट का 110%, रूल 31 कहता है रीजनेबल प्राइस। तो अगर आप इन दोनों के हिसाब से भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो एक काम करो, रूल 30-31 के पास चले जाओ, वो बता देगा आपको। तो रूल 30-31 ने बता दिया आपको, तो रूल 28 भी आपका कवर हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद रूल 27 हो गया, 28 हो गया, 29 लास्ट आपका जो है, और आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर फिनिश। सिर्फ इतना ही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर, ये लास्ट कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, लास्ट रूल करवा रहा हूँ वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, और बस इतना ही है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद जो है हाँ, स्लाइड भी खत्म हो गई, तो आपका चैप्टर ओवर हो गया। सरप्राइज।
आवाज ब्रेक हो रही है। आई होप अब मेरी वॉइस आपको आ रही होगी। तो हम लास्ट रूल कर रहे हैं, रूल 29। सागर साहिल अब बता दो, अब आ रही है वॉइस? ठीक है। तो अब लास्ट रूल कर रहे हैं 29, और इसके बाद आपका टाइम ऑफ जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर आप सप्लाईज कर रहे हो बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में अगर कोई सप्लाई हो रही होगी तो उस केस में क्या करोगे? प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में सप्लाई हो रही होगी तो उस केस में क्या होगा? ठीक है। अब प्रिंसिपल एजेंट आप समझते हो। एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। प्रिंसिपल कौन होता है? जिसके बिहाफ पे एजेंट काम करता है। ठीक है। तो इसमें भी क्या कह रहा है? बिल्कुल देखो सही भी कह रहा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, और ये पता है 15 मार्क्स का ये आया था पूरा का पूरा। और बताओ अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि ये बहुत डिफिकल्ट लगता है उनको, वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर। कैसे, कहाँ डिफिकल्ट है ये मेरे को बताओ ना। सेक्शन 15 है और कुछ रूल्स हैं, बस पूरा चैप्टर खत्म आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का। अब इसका आगे क्वेश्चन आगे 15 मार्क्स का कि ये सारी की सारी चीजें लिखनी है, तो बताओ लिख नहीं पाए। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, इसको अवॉइड कर दिया, इस क्वेश्चन को। कुछ था इसके अंदर? कुछ भी नहीं था। लेंदी है, लेंदी है लेकिन इजी है। हर एक लेंदी चीज ना डिफिकल्ट नहीं होती जानवी, ठीक है। हर एक लेंदी चीज डिफिकल्ट नहीं होती। तो फर्स्ट क्या है कि ओपन मार्केट वैल्यू आपको लेना होगा। अगर आप ओपन मार्केट वैल्यू आप ले लो, अगर ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं पता आपको तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, यहां पे कह रहा है। फिर उसके बाद और लिखा हुआ है देखो। सबसे पहले आप लोगे ओपन मार्केट वैल्यू, ये फर्स्ट है। अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता, जो लाइक काइंड क्वालिटी होगा ना, लाइक काइंड क्वालिटी, उसका 90% लेना। मतलब सबसे पहला तो कि जो आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितने का बिकता है वो वाला रेट ले लो। अगर वो नहीं ले सकते, आपको वो नहीं पता, तो उसी के जैसा प्रोडक्ट मार्केट में कितने का बेचा जा रहा है, 20,000 का बेचा जा रहा है, तो उसका 90% लेना। 90% क्यों ले रहे हैं? एक खुद सोचो ना, जो प्रिंसिपल अपने एजेंट को क्या पूरे के पूरे प्राइस पे बेचेगा क्या? नहीं ना, वो उसको डिस्काउंट पे बेचता है, तभी तो कमीशन कमा पाता है एजेंट। ठीक है। तो 90% पे 90% का प्रोवो ले लेना। यहां पे बात हो रही है प्रिंसिपल अपने एजेंट को ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या लेगा, तब क्या वैल्यू लेगा? तो उस केस में 90%, या सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, नहीं तो 90%। और अगर यहां पे भी आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो किसके पास जाओगे? रूल 30-31। रूल 30 क्या बोलता है? 110% ऑफ कॉस्ट, और 31 बोलता है आपको रीजनेबल प्राइस। ठीक है। सो यहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर फिनिश हो गया। तो मैं एक बार वीडियो को क्लोज कर देता हूँ।